हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग खाकी सीरीज जो कि एडुटेरिया के द्वारा चलाया गया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। 4 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार यह उड़ीसा में हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि देश का जो संचयी कुल अनुमानित कोयला भंडार है यह है 3,61,411.46 मिलियन टन, जिसमें 88,104 मिलियन टन के साथ कोयला भंडार में उड़ीसा जो है टॉप पे है, और कोयला भंडार में जो दूसरा स्थान है वह झारखंड का हो जाएगा। याद रखेंगे 1 नंबर पे उड़ीसा हो जाएगा और 2 नंबर पे झारखंड हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एंथ्रेसाइट कोयला का उत्पादन भारत में मात्र जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य है, इसका अनावरण किसने किया है? तो जो डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है एकलव्य, इसका अनावरण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास होता है, इस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2024 में होने वाले जो सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास, इसका जो आयोजन किया गया है राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 में युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण था। याद रखेंगे यह 20वां संस्करण था, और 9 से 22 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही याद रखेंगे युद्ध अभ्यास का जो शुरुआत है 2004 से किया गया था। साथ ही हमें सैन्य अभ्यास याद रखने हैं, जैसे वरुण 2025 का जो हुआ था ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। गरुड़ शक्ति जो हुआ था 2024 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। वैसे एक हुआ था विनवैक्स, तो जो विनवैक्स हुआ था यह भारत और वियतनाम के बीच में होता है। और जो सूर्य किरण अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण जो अभ्यास हुआ था भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। उसी से संबंधित और भी है, जैसे एक होता है वज्र प्रहार, तो जो वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नसीम अल बहर जो होता है भारत और ओमान के बीच में होता है। एक सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, कजाकिस्तान के बीच में होता है। अल नजाह जो होता है भारत और ओमान के बीच में होता है। वैसे ही एक होता है उदार शक्ति, तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। याद रखेंगे मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। अभ्यास मैत्री जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। और एक होता है होपेक्स, याद रखेंगे एक होता है होपेक्स, तो जो होपेक्स होता है होपेक्स भारत और मिस्र के बीच में होता है। और एक होता है जीमेक्स, तो जीमेक्स जो होता है भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG है भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना रहा है? तो इसमें भारत का जो समग्र स्कोर है वह 71 रहा है। याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की चौथे सतत विकास लक्ष्य जो है SDG भारत सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का समग्र स्कोर जो हो जाएगा 71 है। और इसमें जो शीर्ष राज्य है वह हो जाएगा केरल जो हो जाएगा टॉप पे है। उसके बाद उत्तराखंड, ये दोनों साथी है। और बिहार जो है 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्तर पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो जो लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। याद रखेंगे। और इस योजना के तहत 12वीं पास सभी बच्चों को 6,000, डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही हमें योजना भी और भी योजना याद रखना है, जैसे एक है मित्र वन योजना। तो जो मित्र वन योजना है यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। एक है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है यह राजस्थान के द्वारा चलाया गया है। श्रमिक बसेरा योजना जो है यह गुजरात के द्वारा चलाया गया है। और एक है
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। और एक है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 2025 में भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे अमेरिका हो जाएगा, याद रखेंगे। साथ ही हमें याद रखना है जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, तो जो आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है, इसमें जो भारत का स्थान हो जाएगा 118वां हो जाएगा और टॉप पे इसमें फिनलैंड है। वैसे ही आता है एक द वेल्थ रिपोर्ट। द वेल्थ रिपोर्ट में भारत का स्थान चौथा है और टॉप पे जो है अमेरिका है। वैसे एक आता है ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 96वां है और शीर्ष स्थान पे इसमें डेनमार्क है। और जो हेलनेप पासपोर्ट रिपोर्ट है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलनेप पासपोर्ट रिपोर्ट में 2025 में भारत का जो स्थान है 50वें नंबर पे है और इसमें टॉप पे हो जाएगा वो सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे इसमें 4 खिलाड़ी जो है शामिल है। इसमें एक है मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है और एक है डी कुकेश जो शतरंज से संबंधित है। याद रखेंगे इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, जो मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, प्रवीण कुमार हैं और डी गुकेश हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जो नाम है वह समुद्र प्रताप है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे 2024 में अगस्त में लॉन्च भी कर दिया गया है। इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया था और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। याद रखेंगे जो समुद्र प्रताप है यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो 23वें विधि आयोग यह पिछले साल 22 सितंबर को अधिसूचित किया गया था। इसका कार्यकाल जो है 3 साल का है, जो अगस्त 2027 तक वैध है और इसमें एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। और वहीं 22वें विधि आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर रहे थे, जिनका जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है। तो ये हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इसके पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई गई है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यह उड़ीसा में स्थित है। याद रखेंगे सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है यह उड़ीसा में स्थित है। और जो एक है जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। जो बांदीपुर है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। और एक है मानस टाइगर रिजर्व। याद रखेंगे जो मानस टाइगर रिजर्व है यह असम में है। और एक है कान्हा टाइगर रिजर्व, तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। याद रखेंगे इससे संबंधित जो टाइगर रिजर्व है सबको याद रखेंगे। साथ ही देखेंगे एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, तो जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है यह पश्चिम बंगाल में है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। और पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। वैसे ही देखेंगे इंद्रावती एक टाइगर रिजर्व है वह छत्तीसगढ़ में है। और एक है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सैलन टाइगर रिजर्व, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है
18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत के लगभग 25.17% जो क्षेत्र है इसमें वन और वृक्षावरण है, याद रखेंगे। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है ISFR को वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के द्वारा 1927 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। वहीं 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार भारत में वन तथा वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल का 25.17% है, याद रखेंगे। साथ ही जो अधिकतम वृद्धि की बात करते हैं तो जो अधिकतम वृद्धि हुई है वह छत्तीसगढ़ में हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में और फिर राजस्थान में। ये वन एवं वृक्षावरण दोनों को लेकर हो जाएगा। सिर्फ बोला जाए कि सिर्फ वनावरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, तो सिर्फ वनावरण में वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा मिजोरम में हुई है, और सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वह वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों में मध्य प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम जो हो जाएगा अपार ID हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप वन नेशन वन स्टूडेंट ID की अवधारणा पेश की है, जिसे अपार ID कहा जाता है। नेक्स्ट है एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऐसा आदेश जो है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो चुनाव आयोग है इसका जो वर्णन है भाग 15 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में आर्टिकल जो है 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग के बारे में दिया हुआ है। जो आर्टिकल 324 है यह निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है। और जो 325 है इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए के अयोग्य नहीं होगा। और जो 326 है यह लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। वहीं अनुच्छेद जो 327 है इसमें विधानमंडलों के लिए चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और जो आर्टिकल 329 है इसमें निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। साथ ही याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण पहली बार बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किए जा रहे हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है या बिहार में शुभंकर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गज सिंह। याद रखेंगे इसका जो शुभंकर है बिहार में वह गज सिंह है। इसका स्वरूप और अवधारणा जो है राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं खेल भावना का प्रतीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन किया गया है यह 4 मई से लेकर के 15 मई तक किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो हाल ही में भारत ने चिनाब नदी पर बने, याद रखेंगे चिनाब नदी पर जो बना हुआ है बगलिहार डैम, वहां से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है। और भारत सरकार ने हाल ही में सिंधु जल समझौता से खुद को अलग कर लिया है। और इस समझौते को सस्पेंड करने का जो फैसला है यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया था। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे? जो स्वामी शिवानंद सरस्वती थे वह एक योग गुरु थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिवानंद बाबा के नाम से जाने जाते थे और वह वाराणसी के घाटों पर योग का अभ्यास करते थे और लोगों को योग सिखाते थे। इनका जो जन्म हुआ था 8 अगस्त 1986 को बांग्लादेश के सिलेट जिले में हुआ था। और वे अपने योग और ज्ञान और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। और उन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। स्वामी शिवानंद 128 वर्ष की आयु तक जीवित रहे थे। नेक्स्ट है
लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लकुंडी स्मारक जो है यह कर्नाटक में स्थित है। याद रखेंगे, लकुंडी स्मारक जो है यह कर्नाटक में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसका जो निर्माण है यह 10वीं से 12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासन में हुआ था और इसका महत्व जो है चालुक्य युग की स्थापत्य तकनीकों और सांस्कृतिक उत्कर्ष के अद्वितीय उदाहरण के रूप में है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संजय जायसवाल जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से आते हैं। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे जो प्राक्कलन समिति है यह सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमानों की जांच करती है और यह समिति लोकसभा के सदस्यों से बनी होती है जिसमें 30 सांसदों वाली संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है 1 वर्षों के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो लोक लेखा समिति होती है, तो लोक लेखा समिति जो होती है यह भारत में पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाई गई थी और यह भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति भी है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली जो इकाई होती है उसको नगर परिषद कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, यह भी गलत है। जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो संसद का गठन का प्रावधान है वह आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। जो आर्टिकल 80 है इसमें राज्यसभा की संरचना है और जो आर्टिकल 81 है इसमें लोकसभा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लोकसभा की संरचना है। आर्टिकल जो 82 है इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि जो होती है टेन्योर के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 84 है, अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य के लिए जो अर्हता होती है उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 85 है उसमें संसद के सत्र एवं सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का जो मामला है यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने से लेकर के संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में ओबीसी आरक्षण के लिए 27% आरक्षण जो है बरकरार रखा था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अदालत ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की और यह भी कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो न्यायालय के द्वारा परमादेश का जो रीट होता है यह सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो होता है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 32 होता है, अनुच्छेद 32 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दिया जाता है। वैसे ही आर्टिकल 226 होता है, तो आर्टिकल 226 में जो हाईकोर्ट होता है
हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। याद रखेंगे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो अनुच्छेद 19 है यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, और जो अनुच्छेद 20 है तो अनुच्छेद 20 जो है यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और जो अनुच्छेद 22 है यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संबंधित है, और आर्टिकल जो 32 है यह सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा का एक सदस्य जो होता है एमएलए एक जनप्रतिनिधि होता है जो चुनावी जिले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा राज्य सरकार के विधायिका के लिए चुना जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जिसे विधानसभा के सदस्य एमएलए के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धन विधेयक है इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मंत्रिपरिषद होता है यह सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो होता है सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे यह जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, और वह देश के सबसे अधिक समय तक विदेश मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, सूची दिया हुआ है 1 और 2 जिसमें राजनीतिक पार्टी और संस्थापक का नाम लिखा हुआ है। पहला है भारतीय जनसंघ। तो जो भारतीय जनसंघ थे इसके भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे ये हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहला का मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, और जो स्वतंत्र पार्टी है इसके जो संस्थापक हैं ये हो जाएंगे के.एम. मुंशी। याद रखेंगे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी के जो हो जाएंगे या के.एम. मुंशी हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, कन्हैया लाल जो थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इसका नाम था के.एम. मुंशी। यह वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे, और कांग्रेसी नेता और गांधीवादी भी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। वैसे ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, और अंतरिम सरकार में उद्योग एवं पूर्ति मंत्री और वकील भी रहे थे, और हिंदू महासभा में सक्रिय भी रहे थे, और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने थे। और जो भीमराव अम्बेडकर थे इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी, चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी भी थे, और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री भी बने थे। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो हो जाएगा यह वायरस से फैलने वाला रोग है, याद रखेंगे। और जो हैजा है और मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, और हैजा जो होता है यह बैक्टीरिया से होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा यह विषाणु से फैलने वाला रोग हो जाएगा। पोलियो जो होता है एक संक्रामक तथा विषाणु जनित रोग है, और वायरस जो होता है तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों की गति और नियंत्रण में समस्या आती है। साथ ही याद रखेंगे, जो मलेरिया है यह मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
और भी रोग हैं जो विषाणुओं से होते हैं, जैसे सर्दी, फ्लू, चेचक होता है, चिकन पॉक्स होता है, एड्स होता है, हर्पीज, डेंगू बुखार जो होता है, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो इन सभी के नाम याद रखने हैं। और जो हैजा बीमारी होती है, हैजा बीमारी जो है यह व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या दूषित जल पीने के कारण होता है और यह आंत के संबंधी बीमारी है। याद रखेंगे, जो हैजा है यह आंत से संबंधित है। और जो पोलियो होता है आमतौर पर छोटे बच्चे या कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? तो प्राकृतिक चयनवाद जो है यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन की जो अवधारणा है यह चार्ल्स डार्विन द्वारा पेश किया गया था और उन्होंने 1859 में एक पुस्तक लिखा था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया था। और डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है यह डिंबवाही नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डिंबवाही नलिका को गर्भाशय नली भी कहते हैं और यह अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद भी करते हैं। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो याद रखेंगे, जो लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं होती है वह इंसुलिन का स्राव करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक अल्फा कोशिका होती है जो ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है और बीटा कोशिकाएं जो होती है यह इंसुलिन हार्मोन बनाती है। और एक होती है डेल्टा कोशिका। तो जो डेल्टा कोशिका होती है यह सोमैटोस्टैनिन हार्मोन बनाती है। याद रखेंगे, अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन बनाया जाता है, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनाया जाता है और जो डेल्टा कोशिकाएं होती है यह सोमैटोस्टैनिन हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक पिगमेंट के कारण दिखाई देता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, जो जेंथोफिल होता है, तो जेंथोफिल जो होता है एक प्रकार का कैरोटीनॉइड होता है जो पीले और नारंगी रंगों का एक समूह है जो प्रकृति में व्यापक रूप से पाया जाता है। यानी जेंथोफिल के कारण जो होता है पीला रंग होता है। और एक होता है कैरोटीनॉइड, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह होता है जो मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और फूलों में पाए जाने वाले जो चमकीले पीले रंग होते हैं, नारंगी और लाल रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तो जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब जीव द्रव्य कुंचन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, और जीव द्रव्य कुंचन के कारण कोशिका में पानी की कमी हो जाती है जिससे कोशिका की कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। दिया है क्लोरोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी होता है यह हरे शैवाल को बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी। वैसे ही होता है रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी होता है यह लाल शैवाल होता है और जो फियोफाइसी होता है यह भूरे शैवाल होते हैं और जो ब्रायोफाइटा होता है यह लीवरवर्ट होता है। याद रखेंगे, शैवालों के डिवीजन के आधार पर क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरे शैवाल बोलते हैं। जो क्लोरोफाइसी है यह हरे शैवाल है। उसके बाद जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी रेड यानी लाल शैवाल है। उसके बाद जो फियोफाइसी है यह भूरे शैवाल हैं और जो ब्रायोफाइट है यह लीवरवर्ट है। ब्रायोफाइट के अंतर्गत मॉस भी आते हैं, मॉस, हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट। तो लीवरवर्ट जो हो जाएगा यह ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जिस विलयन में कोई पदार्थ एक लिमिट के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विलयन के गुण जो होते हैं, विलयन के कणों का जो त्रिज्या होता है 10 से 7 सेंटीमीटर से कम होता है और विलयन के घटकों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। साथ ही याद रखेंगे जो विलयन जो होता है यह स्वच्छ और पारदर्शी भी होता है। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है भिन्न होती है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो संभारिक होता है, संभारिक का मतलब होता है अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है समान होती है, उसे हम लोग संभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सबसे अधिक हो जाएगा वह पोटेशियम हो जाएगा और एक होता है न्यूनतम वाला, तो उसमें गोल्ड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण धातु हैं अभिक्रियाशील के अवरोही क्रम में, जैसे सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो पोटेशियम हो जाएगा, उससे कम सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सबसे लास्ट में जो होता है वह गोल्ड होता है। यानी जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और जो गोल्ड होता है यह सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। याद रखेंगे पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और जो गोल्ड होता है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः बढ़ जाता है। याद रखेंगे आवर्त सारणी में जब लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो क्षार धातुओं का जो घनत्व होता है डेंसिटी वह बढ़ जाता है और क्षार धातुएं बहुत ही नरम, हल्की तथा चांदी के समान सफेद होती है। हालांकि घनत्व में वृद्धि एक समान प्रवृत्ति है, लेकिन पोटेशियम एक अपवाद भी है जिसका घनत्व जो होता है यह सोडियम से कम होता है। नेक्स्ट है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह हो जाएगा गे-लुसैक का नियम है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताप तथा दाब के मध्य जो गणितीय संबंध को जोसेफ गे-लुसैक ने प्रतिपादित किया था, जिसे हम लोग गे-लुसैक नियम ही बोलते हैं, जिसमें होता है कि P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम यह समझने में सहायता करता है कि वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो होता है यह बल के प्रभाव को समझने में सहायक भी होता है और न्यूटन के जो दूसरा नियम है इससे बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है, यानी F = A में जो है यह न्यूटन के दूसरे गति के नियम से मिलता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है बैरोमीटर को, तो जो बैरोमीटर है इसको वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आगे है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह नहीं होगा। द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है, यह भी नहीं होगा। अगला है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयोग किया जाता है, यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 1 और 4 जो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर जो होता है यह एक वायु दाब मापी होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे जो बैरोमीटर है इसके आविष्कारक का नाम है इवेंजेलिस्टा टेरिसेली। याद रखेंगे उनका नाम है टॉरिसेली। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि जो होती है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की जो न्यूनतम दूरी, इस दूरी की आधी यानी लगभग
17.2 मीटर होनी चाहिए। साथ ही याद रखेंगे कि मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए और यह दूरी हवा के तापमान के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है। तो देखते हैं जो अपवर्तन होगा यह इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी शामिल है और विक्षेपण भी। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष जो है यह वायुमंडल में मौजूद बूंदों में प्रकाश के फैलाव और अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। और इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है जो बारिश के बाद आकाश में दिखाई देता है और इंद्रधनुष जो होता है यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध जो हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु जो होती है यह गर्मी और बिजली का संचालन कर सकती है और धातुएं आघातवर्ध और तन्य होती है। चांदी जो होता है यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, यह भी याद रखना है। और इसके बाद जो होता है चांदी के बाद तांबा, सोना और एल्युमिनियम होता है। साथ ही याद रखेंगे परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो होता है पदार्थ आदर्श अचालक के समान ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट है पानी का हिमांक बिंदु है। तो पानी का जो हिमांक बिंदु हो जाएगा यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही जो फॉर्मूला होता है चेंज करने वाला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो वो होता है C-0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू होता है R-0, R मतलब रोमर होता है, डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू केल्विन का होता है K-273 डिवाइडेड बाई 100। यह हो जाता है चेंज करने का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट है Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Mg2+ आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 और 8। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है यह 12 होती है और इसमें तत्व में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह भी 12 होती है। तो यहाँ पे 2+ दिया हुआ चार्ज यानी यह मतलब ऋण वाला है, तो 12 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 10 और 10 जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये 2 और 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। और एस ए डांगे जो है और एक थे पीसी जोशी, दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित थे। एस ए डांगे और जो पीसी जोशी थे यह दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित थे। साथ ही याद रखेंगे जो सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। जो एम.ए. जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के जो नवाब थे आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन 1906 में 30 दिसंबर को किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था। तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह जो है यह 1857 की क्रांति का अग्रगामी माना जाता है। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था, याद रखेंगे। 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में मुख्य रूप से हुआ था और यह हिंदू सन्यासियों और फकीरों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है और वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। जो दिया हुआ नील विद्रोह, तो नील विद्रोह जो हुआ था यह 1859-60 के बीच में हुआ था और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है
साथ ही देख लेते हैं जो पावना विद्रोह है। जो पावना विद्रोह हुआ था यह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल के पूर्वी हिस्से के जो यूसुफ शाही परगना था उसमें हुआ था, और यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया था। और जो उलगुलान विद्रोह था यह 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच हुआ था, और यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर यानी झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। इसमें संस्थापक का नाम लिखा हुआ है जो सोम प्रकाश है, तो सोम प्रकाश के जो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इंडियन मिरर के जो संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद जो युगांतर प्रेस है इसके हो जाएंगे वरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे, और जो नेटिव ओपिनियन है इसके संस्थापक जो हो जाएंगे वीएन मंडलिक हो जाएंगे। तो इसका मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। याद रखेंगे सोम प्रकाश के संस्थापक जो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे, इंडियन मिरर के हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, युगांतर प्रेस के वरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे, और नेटिव ओपिनियन के जो हो जाएंगे यह बीएन मंडलिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में तुगल वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? तो भारत में तुगल वंश के बाद जो है सैयद वंशों का शासन हुआ था, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश जो है यह सैयद वंश है। याद रखेंगे। और इस वंश का संस्थापक जो था यह खिज्र खां था। याद रखेंगे सैयद वंश का जो संस्थापक था यह खिज्र खां था, और खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था, और खिज्र खां की जो मृत्यु हुई थी यह 1421 ईस्वी में 20 मई को हुई थी। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इनमें से नाना साहब इन्होंने भाग लिया था, बेगम हजरत महल ये भी थी शामिल, और मौली अहमदुल्ला। इनमें से सभी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख क्रांतिकारी जो हो जाएंगे जैसे नाना साहब तो थे यह कानपुर से भाग लिए थे। उसके बाद जो बेगम हजरत महल थी यह लखनऊ से भाग ली थी, और मौलवी अहमदुल्ला जो थे यह फैजाबाद से, और बहादुर शाह जो थे बहादुर शाह ने दिल्ली में भाग लिया था। साथ ही याद रखेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। याद रखेंगे कि बी डी सावरकर है इनके द्वारा 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। नेक्स्ट है उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्र मांगे रखी, जिस पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1930 को साबरमती के कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया था, और सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब न मिलने के बाद में गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, और मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्र जो है केवल शक्ति के सामने झुकता है। साथ ही याद रखेंगे कि गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की गई थी, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट के किनारे नमक कानून को भंग किया था। साथ ही महात्मा गांधी के बारे में तथ्य याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था यह 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट है नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद जो था यह राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नाजीवाद विचारधारा है यह हिटलर के द्वारा लाया गया था। याद रखेंगे नाजीवाद विचारधारा को हिटलर के द्वारा लाया गया था।
एक फांसीवाद विचारधारा है। तो जो फांसीवाद विचारधारा है यह बेनिटो मुसेलिनी के द्वारा लाया गया था। नाजीवाद विचारधारा में जो होता है राज्य सर्वोच्च होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है। तो यूटोपिया के जो पुस्तक के लेखक हैं यह थॉमस मोरे हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक में यूटोपिया में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी विषय पर विशद वर्णन किया गया है। और थॉमस मोरे जो है एक ब्रिटिश वकील, लेखक, राजनीतिक और पुनर्जागरण मानवतावादी थे। नेक्स्ट है लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ था। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जो लोथल नगर है यह माही नहीं, यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था। सॉरी, साबरमती नहीं होगा, यह साबरमती नदी की एक सहायक नदी थी, भोगवा नदी। याद रखेंगे, यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र भी था और यहाँ एक भंडार गृह भी था। और इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिला है और यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। और लोथल के निचले शहर में मनके बनाने के लिए कार्यशालाएं भी पाई गई थी। नेक्स्ट है अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की और इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो अशोक ने अलग अलग स्थानों पर जाकर के लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की और इन अधिकारियों को धम्म महापात्र कहा जाता था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता होते थे, समाहर्ता मौर्य प्रशासन में राजस्व का प्रमुख संग्रहकर्ता होते थे और एक होते थे दौवारिक। याद रखेंगे, एक दौवारिक होते थे। तो मौर्य प्रशासन में जो दौवारिक होते थे या महलों के द्वारों के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी होता था और एक होता था सन्निधाता। तो जो सन्निधाता होता था यह मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष होते थे और अन्य प्रमुख अधिकारियों में सेनापति जो होता था, सेनापति का प्रमुख होता था और एक होता था प्रादेशिक और एक होता था रजुका। रजुका जो होता था राजस्व अधिकारी होता था और प्रादेशिक जो होता था यह जिला का गवर्नर होता था। नेक्स्ट है गंधार कला शैली एक समन्वय है। तो गंधार कला शैली जो है एक भारतीय तथा यूनानी कला का समन्वय है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में के नगरों में यूनानी मूर्ति कला का प्रवेश मिला था और गंधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला की इस शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे लोग वहाँ पे प्रभावित भी हुए थे। और उनकी बनाई बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन से संबंधित जो दृश्य पटल है यूनानी शैली से मेल खाते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि यह शैली गंधार कला के नाम से जानी गई और यह कला शैली न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थी बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी यह फैली हुई थी क्योंकि गंधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, इन्होंने हर्ष की जीवनी लिखी थी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा हर्ष की जीवनी लिखी गई थी। अगला स्टेटमेंट है कि फायान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हर्ष के शासनकाल में हेनसांग जो था यह भारत आया था, तो यहाँ पे फायान नहीं होगा। तो गलत स्टेटमेंट चूज करना है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा करके कन्नौज ले गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित थे। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साथ ही याद रखेंगे कि हेनसांग ने जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था उस पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम उसने रखा था CU की। और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से ट्रांसफर करके कन्नौज में स्थापित किया था। नेक्स्ट है चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो चेर शासकों के द्वारा अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया गया है।
ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मलयालम भाषा के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मी भाषा का भी प्रयोग किया था। और चेर साम्राज्य जो कि वर्तमान केरल राज्य में स्थित था, अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले शुरुआती राज्यों में से एक थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला स्टेटमेंट जो है यह सारनाथ में दिया गया था। अगला है, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में थे। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है मुख्य रूप से दुख की समस्या तथा उससे मुक्ति के मार्ग पर आधारित था। और महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी, जिसमें शामिल थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। साथ ही याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया गया था और इसे सबसे पहले धर्मचक्र प्रवचन कहा गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा पुडुचेरी का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार, उसका लिंगानुपात है जो है यह 876 है। साथ ही याद रखेंगे जो पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी का है 1037 हो जाएगा। उसके बाद दादरा नगर हवेली का 774 है। वैसे ही आपको दिल्ली का जो है 868 लिंगानुपात है, चंडीगढ़ का 818 है। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात हो जाएगा वह पुडुचेरी को हो जाएगा। तो याद रखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जो हो जाएगा सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा या पुडुचेरी का हो जाएगा। और सबसे कम जो हो जाएगा यह दमन और दीव का हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के किनारे पर जो द्वीप हैं उसमें है ओलिया बेट और खलिया बेट है। उसके बाद एक है वेलिंगटन द्वीप है और एक है व्हीलर द्वीप है। मतलब एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर अवस्थित द्वीप जो है उसमें अलिया बेट है और खदिया बेट है। अलिया बेट और खलिया बेट ये दोनों शामिल हैं। उसके साथ ही वेलिंगटन द्वीप जो है यह कोची शहर का भाग है। और जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया। यह भी याद रखना है कि माजुली द्वीप को असम सरकार के द्वारा देश का पहला जिला बनाया गया है। साथ ही हमें यह भी याद रखना है जो पंबन द्वीप है यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो हमारा नर्मदा और ताप्ती का जो आंसर हो जाएगा वह एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अलिया बेट द्वीप और खदिया बेट द्वीप ये दोनों जो है नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है। नेक्स्ट है, किस वायुदाब पेटी को अस्वाक्षांश कहा जाता है? तो यह होता है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ जो होता है यह हो जाएगा हमारा, इसे अस्वाक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उच्च वायुदाब पेटिया है जिसको हम लोग अस्वाक्षांश बोलते हैं। नेक्स्ट है, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। यह भी सही है, क्योंकि श्योक नदी जो है झेलम की सहायक नदी है और झेलम जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह भी सही है। और अगला है सभी असत्य है, यानी सभी स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी याद रखेंगे उसे हम लोग बोलते हैं किलिमंजारो। और एक है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है यह उत्तरी अफ्रीका में है और यह सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से अलग भी करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जो नर्मदा है
तो नर्मदा में जो बांध बनाया गया है, नर्मदा का आपका हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद चंबल का हो जाएगा, चंबल पे हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा पे हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगा। उसके बाद जो है कावेरी नदी पे हो जाएगा वह मेटूर बांध हो जाएगा। याद रखेंगे, नर्मदा पे है ओंकारेश्वर बांध हो जाएगा। उसके बाद चंबल पे जो है राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कृष्णा पे हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। और कावेरी पे जो है यह मेटूर बांध है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। जो किलाउ ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप पर स्थित है। याद रखेंगे, जो ज्वालामुखी होता है यह पृथ्वी की सतह पर ऐसा दरार या मुख होता है जिसमें पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा, गैस, भस्म और राख इत्यादि आते हैं, और ये पृथ्वी के अंदर के ताप और दबाव के कारण होता है। तो याद रखेंगे, जो किलाउ ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। साथ ही उसी तरह से और भी ज्वालामुखी है, जैसे एक है माउंट विसुवियस जो इटली में स्थित है। माउंट फूजी जो है यह जापान में है। माउंट सेंट हेलेंस जो है यह अमेरिका में है। माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में है। वैसे ही मौना लोआ है, जो मौना लोआ यह भी हवाई द्वीप पे स्थित है। याद रखेंगे, मौना लोआ जो ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप पे स्थित है। साथ ही एक किलाऊ है, वह भी किलाउआ बोलते हैं उसको, वह भी हवाई द्वीप पे है। और एक है सेमेरू, तो जो सेमेरू मतलब ज्वालामुखी है यह इंडोनेशिया में स्थित है। और एक है वीरुंगा। याद रखेंगे, जो वीरुंगा ज्वालामुखी है, तो वीरुंगा ज्वालामुखी जो है यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है नागपट्टनम, उसके बाद तूतीकोरिन, उसके बाद एनोर, ये सभी तमिलनाडु के तट पर है। जो मछलीपट्टनम है यह जो हो जाएगा तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में भारत के 13 बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक जो है छोटे बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो हो जाएगा वह मुंबई का हो जाएगा। मुंबई का जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है मैनमेड बनाया गया वह चेन्नई हो जाएगा। वहीं सबसे गहरा बोलेंगे तो सबसे गहरा जो हो जाएगा वह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और सागर मारा परियोजना जो है यह बंदरगाह से संबंधित है। साथ ही बंदरगाह दिया हुआ तो याद रखेंगे, जो कांडला बंदरगाह है यह गुजरात में स्थित है और इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है, एक मुंबई वाला है और एक नौहा सेवा है। और मार्मुगांव जो है गोवा जो है, मार्मुगांव यह गोवा में है। उसके बाद न्यू मंगलोर जो है यह कर्नाटका में है। कोचिन बंदरगाह जो है केरल में है। नागपट्टनम बंदरगाह नागपट्टनम तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर यह सभी जो है तमिलनाडु में है। वैसे ही पाराद्वीप जो है यह उड़ीसा में है बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह जो है यह पश्चिम बंगाल में है। और आंध्र प्रदेश में जो है मछलीपट्टनम है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। पहला है जो भील है यह गुजरात में पाई जाती है, यह सही है। गद्दी जो है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, यह भी सही है। टोडा जनजाति जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है, यह भी सही है। उसके बाद तो जो बच गया ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सुमेलित सही नहीं है। याद रखेंगे, वासी जो जाएगा यह केरला का नहीं होगा। साथ ही हमें याद रखना है, जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की जनजाति जो है मुख्य रूप से गोंड है, अगरिया है और वैगा है। और यहाँ पे जो वासी दिया हुआ है यह वासी जनजाति जो होता है यह लक्षद्वीप का है। याद रखेंगे, वासी जनजाति जो है यह लक्षद्वीप में स्थित है। सिक्किम में वैसे ही पाई जाती है भूटिया, लिम्बू, लेपचा, तमांग। और तमिलनाडु में टोडा के साथ बडगा, कोटा, इरुलास और एक होता है कुरुम्बास। और अंडमान निकोबार में जो पाई जाती है सेंटलीज, जारवा और सोम्पेन पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में कॉफी का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है यह ब्राजील में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का कहवा पात्र यानी जो बोला जाता है यह ब्राजील को बोला जाता है। और ब्राजील में एक है सेंटोस पतन, तो ब्राजील के जो सेंटोस पतन है इसको कहवा पतन कहा जाता है। वहीं पे एक साओ पाउलो है, इसे कहवा प्रांत भी कहा जाता है। और विश्व में जो उत्तम कोटि का कहवा होता है यह जमैका के ब्लू माउंटेन में पाया जाता है। और विश्व में कहवा के 3 प्रकार होता है। एक होता है
कोफिया अरेबिका और एक होता है कोफिया रोबस्टा और एक होता है कोफिया लाइबेटिका। याद रखेंगे कि विश्व में 3 प्रकार का कॉफ़ी होता है, कोफिया अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेटिका। नेक्स्ट है ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ताल की जो मिट्टी है यह मुख्य रूप से रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है असंगत जोड़े को पहचानिए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह पश्चिम चंपारण में है, यह सही है। उसके बाद है बरेला वन्यजीव अभयारण्य जो है यह वैशाली में है, यह भी सही है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है यह पूर्वी चंपारण नहीं होगा, यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो जो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है यह पश्चिमी चंपारण में है, यह गलत हो जाएगा। असंगत पहचान है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मुंगेर में स्थित है, यह भी सही है। याद रखेंगे जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण में है, बरेला जो हो जाएगा वैशाली में हो जाएगा, वाल्मीकि जो वन्यजीव अभयारण्य है यह पश्चिमी चंपारण में है और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मुंगेर में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य है यह गया में है और एक है नागी और नकटी। तो नागी और नकटी जो पक्षी अभयारण्य है यह जमुई में है और एक है संजय गांधी जैविक उद्यान जू है जो यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है? तो उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली जो वर्षा का संबंध है वह मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ से है। ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे स्थानीय रूप से मावठ भी कहा जाता है और यह निम्न दाब प्रणाली है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के निकट मध्य अक्षांशों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो यह था रियो वाला जो 1992 में हुआ था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए 1985 में किया गया था, वियना सम्मेलन किया गया था। उसके बाद एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था यह किया गया था 1987 में, यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और जो रियो सम्मेलन है 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे इसके द्वारा। नेक्स्ट है यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और जो पूर्ति बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। साथ ही याद रखेंगे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जो है निजी लाभ के लिए किया जाता है, इसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल जैसे हो जाएंगे यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जो डेवलप्ड कंट्री है मैक्सिमम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। साथ ही याद रखेंगे जो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो यह था दूसरी पंचवर्षीय योजना। याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। साथ ही याद रखेंगे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह महालनोबिस रणनीति पर आधारित थी और इसमें तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत वस्तुओं उद्योगों में निवेश पर ध्यान केंद्रित था। और इसी के तहत ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। जो दुर्गापुर का स्थापना किया था यह ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, भिलाई का रूस के सहयोग से और राउरकेला का जर्मनी के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा था? तो हो जाएगा इसमें जो बाहरी ऋण का उच्च स्तर था यह उस संकट का प्रमुख कारण रहा था।
1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था और सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप में रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व जो है 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान योग भी नहीं बचा था और इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। नेक्स्ट है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जो बाजार का नियम है यह जेबीसी के द्वारा दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे जो जेएम किन्स थे इनके द्वारा जो है रोजगार का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है डेयरी जो है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी जो आती है यह प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है जिसमें सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती है क्योंकि यह पृथ्वी के संसाधनों के प्रयोग को संदर्भित करती है। इसमें वानिकी, कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना सभी शामिल होते हैं। और जो सेकेंडरी होता है इसमें विनिर्माण संबंधित प्रसंस्करण, निर्माण उद्योग इत्यादि शामिल होते हैं। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है यह सेवा क्षेत्र होता है जैसे कि बैंकिंग होता है, टीचिंग, ये सब जो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट है रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, इसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है यह 29 मई को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक प्रस्ताव पारित किया था और इसका जो थीम था भविष्य के लिए उपयुक्त, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना। इस थीम के साथ 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है ग्रुप ए और ग्रुप बी संगठन और इसके मुख्यालय दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। उसके बाद जो है खाद्य और कृषि संगठन है, इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है। अगला दिया है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और विश्व व्यापार संगठन जो WTO है इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, खाद्य और कृषि संगठन का रोम इटली में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है और WTO का जो हो जाएगा यह जिनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट है नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो हो जाएंगे यह विमल पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे संविधान द्वारा 106वां संशोधन भी किया गया, इसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे 106वां एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे नारी वंदन संशोधन के नाम से जानते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट है गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो गैबोन की जो राजधानी है वो हो जाएगा लिब्रेविले। याद रखेंगे गैबोन की जो राजधानी है यह हो जाएगा लिब्रेविले। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कैमरोस का जो राजधानी है वह हो जाएगा मोरोनी। कैमरोस जो देश है उसका राजधानी मोरोनी है। और जो बंजुल है तो बंजुल जो है यह गाम्बिया की राजधानी है। याद रखेंगे गाम्बिया की राजधानी जो है यह बंजुल है। उसके बाद एक है ब्राज़ाविले, तो जो ब्राज़ाविले है यह कांगो का राजधानी है। याद रखेंगे कांगो की राजधानी जो है यह ब्राज़ाविले है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसका जो राजधानी है उसे हम लोग बोलते हैं किंशासा। याद रखेंगे जो किंशासा है यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई थी 1916 में की गई थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं।
गंगा मैदान क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना जो है मार्च 1965 में पटना में की गई थी। याद रखेंगे कि मार्च 1965 में गंगा मैदानी क्षेत्रीय केंद्र की भी स्थापना की गई थी। और जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है इसका स्थापना जो है यह किया गया था 1 जुलाई 1916 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है यह कोलकाता में है। याद रखेंगे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर है यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम जो है इसे बनाया गया था 1989 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोगों के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस देश की सांसद या विधायिका है जिसको नेसेट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इजराइल की सांसद हो जाएगी जिसे हम लोग नेसेट के नाम से जानते हैं। साथ ही याद रखेंगे जो चीन के सांसद का नाम है इसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एनपीसी बोलते हैं। उसके बाद तुर्की का है, तुर्की वाले को बोलते हैं हम लोग ग्रैंड नेशनल असेंबली। और उसके बाद जापान का है, जापान का तो होता है डायट। याद रखेंगे इजराइल का जो सांसद है उसका नाम नेसेट है, चीन का जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा, तुर्की का जो हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा, और उसके बाद जापान का जो हो जाएगा डायट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो घृणा हो जाएगा यह प्रेम का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है प्रीति, प्रणय, अनुराग यह सभी प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा मितभाषी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो मृदुभाषी होता है या जो मधुर बोलता है उसके लिए यूज किया जाता है मृदुभाषी। नेक्स्ट है भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो जो भरपेट है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो इसका पैसिव जो चेंज करेंगे क्या हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें लिखा हुआ है कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। तो कैथरीन सेज दैट सी हैड नेवर बीन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर।